बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका का जो दौरा है उस पर कोई बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी पाकिस्तान में बड़ी हुआकार है। हमारी बदकिस्मती है कि भारत जो है वो तसलसल से हमें ज़िच कर रहा है, हमें नुकसान पहुँचा रहा है पिछले 30-35 साल से, और हम बेबसी की तस्वीर बने सिर्फ बददुआएं देने के अलावा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। ये सही है कि भारतीयों के अंदर भी और पाकिस्तानियों के अंदर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उनके मुल्कों के लिए नफ़रत है उसकी कोई हद न इंतहा है, और एक डिक्लेयर्ड एक दूसरे के दुश्मन ममालिक हैं। भारत मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान से जितनी नफ़रत करता है, भारत से मुराद कि जो इंडियन माइंड सेट है या कांग्रेस माइंड सेट है या मोदी माइंड सेट है जो पार्टी है उनका है, तो उसके अंदर जो नफ़रत है। मैं कोई 40-42 साल पहले जब अमेरिका में पढ़ रहा था और इंडियन जो थे ज़ाहिर है हमारी क्लास में ख़ासे इंडियन थे, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, फिर बाद में भी बहुत सारी जगहों पे होता रहा, तो मैं उनके जहन की जो कैफियत है उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बहरहाल इस वक्त हमारा टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी एक स्टेट विजिट में अमेरिका में है, उसकी खूब पजीराई हो रही है और भगत हो रही है। इंडिया अब एक बहुत बड़ा मुल्क है और हम बदकिस्मती से बहुत पीछे रह गए हैं। शायद किसी ज़माने में हम इंडिया से बहुत आगे थे, हर मामले में, हर चीज़ में, इक़्तिसादियात में, पर कैपिटा इनकम में। हमारी जो फ़ौज थी वो बड़ी सुपीरियर थी, हमारी बेशुमार चीज़ हमारी इंडिया से बहुत आगे थी। लेकिन अब हमारी क़यादत, हमारी लीडर्स, हमारे जो मामलात रहे हैं यहाँ पे, तो जो इक़्तिदार की जंग रही है हमारे अंदर, जिसको थोड़ा सा मौका मिला है उसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने के लिए पाकिस्तान के वक़ार के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान की इज़्ज़त के साथ पूरा खेला है और खिलवाड़ की है। बहरहाल ये तो हमारी अपनी एक दुख भरी दास्तान है। लेकिन ये है कि किस ज़माने में शायद हमें भी इज़्ज़त मिलती थी, बाद में मिलती रही है, लेकिन बाद में जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के वक्त में या मुशर्रफ साहब के वक्त में या नवाज़ शरीफ साहब के वक्त में या किसी और वक्त में, तो इस वजह मिलती रही कि फिर उनके कोई मफादात थे। किस ज़माने में मफादात तो पहले भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ मेरिट पे इज़्ज़त मिलती थी हमें जब शुरू में। बहरहाल हम जो है ये जो मोदी के बयान पे हमारे यहाँ बहुत लोग शेखपा हो रहे हैं। मैं तो कभी नहीं देखा कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है पिछले 30-35 साल में अमेरिका में गया हो, ख़ुसूसन जब से कोल्ड वॉर का ज़माना ख़त्म हुआ है और अफ़गानिस्तान में रूस को एक शिकस्त हुई, रूस तितर-बितर हो गया और अमेरिका सुपर पावर हो के आया। इंडिया के साथ उसने अपनी जो रूस के साथ इंडिया का दफ़ाई मुआहदा ख़त्म हुआ 1991 के अंदर, और अमेरिका के साथ उसने पींगें बढ़ानी शुरू की। तो तब से लेके अब तक अमेरिका उनसे 7-8 ऐसे मुआहदे कर चुका है जो शायद उन्होंने अपने नेटो एलाइज के साथ या कोरिया के साथ या इजराइल के बाद शायद इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा की है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंदर भी है, इकोनॉमिक मुआहदे, सिविल इक्वल डील, मैरीटाइम अकॉर्ड। अभी वो क्वाड जो है जो जिसको इंडिया, USA और जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, वो पहले 1995 के अंदर 4 मुल्कों के दरमियान था, उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। उसके अंदर शायद 8-10 ममालिक और भी लिए जा रहे हैं, बरतानिया समेत। और ये बहरे हिंद के अंदर एक जो फ़ौजी तसल्लुत मजबूत करने के लिए ये उनको मुआहिदा है। तो मेरी गर्ज ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे बड़ी दशनाम तराजी की है, इंडिया ने भी और अमेरिका ने भी, जो हमेशा करते रहते हैं, हम जिसके लिए हमें आदी हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात कहना है कि कोई पहली दफ़ा हुई है, ये मेरे ख्याल जाती है। या तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, या हमारे सहूलत ये है कि जी जैसे कोई बड़ी बात हो गई है। ये हमें मान लेना चाहिए कि अमेरिका एक हमारा जो है उसी तरीके से हमारे लिए उसका रवैया है जो इंडिया का है। हमारे बारे में अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान की सालमियत से खेलने की हमेशा कोशिश की है, और जो खेल रहे थे उन्होंने सहूलतकार बने रहे अमेरिका में। मैं तो मशी पाकिस्तान के टूटने में अमेरिका का रोल जानता हूँ कि किस तरीके से उनका रोल था। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बगैर पढ़े लिखे और कुछ उसकी अमेरिका के एक फैंटेसी में रह रहे हैं।
हमारी एक दोस्ती बन रही थी और इत्तेफाक से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चाइना जो है उनके साथ हमें बड़ी स्पेस मिली हुई थी और वो चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है, अमेरिका के मुकाबले में खम ठोक के आ गया है। तो वो भी नहीं रहा कि जी चाइना अमेरिका को मुकाबला नहीं कर सकता। जो 4-5-6 साल पहले तक हमारे खासे जोल्हा जो थे पाकिस्तान के जाहिल दानिश्वर सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो ये हमेशा बहस करते थे और वो कहते थे अगले 30-40 साल तक चाइना और अमेरिका कोई मुकाबला नहीं होगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ही है कि 2019 में जुलाई के अंदर इमरान खान साहब जो हैं एक खसूसी मिन्नत तरले करके बराह रास्त ट्रंप को मिलने गए थे वाइट हाउस की दावत पर, स्टेट डिपार्टमेंट के दावतनामे पे नहीं, सदर हाउस के प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाती दावतनामे पे, और वो किसी तरीके से लिया गया। तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि बाजवा को 29 नवंबर को एक्सटेंशन चाहिए थी और उस एक्सटेंशन के अंदर बाजवा साहब जो हैं बहरहाल घेर गाड़ के इमरान खान साहब को ले गए कि उनको ये शक था कि इमरान खान शायद आखिर में जाके कि उनको धोखा ना दे जाए, बिट्रे ना कर जाए। इमरान खान की आदत से वो बखूबी वाकिफ़ थे कि जो उनका मौसम होता है उनका शर उस पर ज़्यादा होता है इमरान खान साहब का, और हम देखा कि जितने मौसम हैं वो इमरान खान साहब के शर से नहीं बच सके। अपने तौर पे वो कैसे लोग थे, अच्छे थे बुरे थे, उसे कतई नज़र। बहरहाल बाज साहब को वो एक्सटेंशन तो मिली, लेकिन मुझे जो जिस बात से गर्ज है वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब ने ट्रंप को कहा था कि कश्मीर के ऊपर हमारी सालिश करा दी। इधर से इमरान खान साहब पाकिस्तान है और उसके बाद मोदी भी गए, एक हाउडी रैली निकाली उन्होंने, ट्रंप उनके साथ था। लोग कहते हैं कि ये 50,000 1 लाख के करीब बंदा उसके अंदर अटेंड करने आया और उस रैली के अंदर ये बड़ी जो ज़बरदस्त बात थी कि उसमें पाकिस्तान को उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया और ऐसे ऐसी बकवास की मोदी ने पाकिस्तान के बारे में। उस वक्त भी ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी और बता दे रहे कि उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ट्रंप और इमरान खान जॉइंट वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या प्रेस को सब बुला लिया गया, कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया, और बैठे बैठे ही कश्मीर के ऊपर किसी ने सवाल किया तो इमरान खान साहब फरमाते हैं कश्मीर के जो है ना डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमारी सालसी करा देंगे। वो ऐसी सालसी कराई, जुलाई के एंड में पाकिस्तान वापस आए। 5 अगस्त को भारत ने 370 जो आर्टिकल है जिसके तहत कश्मीर का कोई खसूसी स्टेटस था वो उसने एब्रोगेट कर दिया, उसने उसको ख़त्म कर दिया। और 35A जिसमें शहरी कश्मीर के अंदर कोई बाकी लोग शरीयत नहीं ले सकते थे, नहीं बच सकते थे, वहाँ से बाकी सेटलमेंट नहीं हो सकती थी। और ये ज़रूरी था कि जो 1948 की UN रेजोल्यूशन है, तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जो एक हक रायदही था कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं पाकिस्तान या इंडिया के साथ सिमत में, तो ये UN की एक रेजोल्यूशन थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसके तहत जितने कवानीन थे उन सारों ने एब्रोगेट कर दिए एक तरफा तरीके से। हमने क्या किया, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये सारे उस वक्त इमरान खान साहब या बाजवा जो थे ये इसके अंदर से ये उनके साथ मिले हुए थे और हमें दिखाने के लिए इन्होंने कोई एक वाजबी से प्रोटेस्ट किया कि सड़कों पे खामोश एहतजाज हो रहा है। अल्लाह ताला बस करे हम पाकिस्तान जो है हमेशा दुश्मनों के हाथों बर्बाद नहीं हुआ। जिन लोगों को इक़्तिदार दिया है, जिन लोगों को ओहदे दिए, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। बहर अब मोदी ने कुछ कह दिया है तो अब सुने और इन्जॉय करें, क्योंकि पहले भी आप सुनते रहें, इन्जॉय करते रहें। सेख पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बयानात दें ना कुछ करें, ये अपने आप को ना करें, आपकी कोई हैसियत नहीं। मोदी तो जब 2019 में जब उसने तकरीर की ट्रंप की मौजूदगी में मजमे के अंदर हाउडी मोदी रैली के अंदर, तो उसने कहा एक वो मुल्क है जो हमें हमारे साथ मामला करना चाहता है, जो कहता है जी कश्मीर को आपने क्यों एनेक्स किया, जो अपना मुल्क नहीं संभाल सकते। तो इसमें क्या गलत बात की मोदी ने? मेरे दिल पे छुरियाँ चल गई, मेरे सीने पे तीर चल गए, लेकिन बात तो सच थी, बात है रसवाई की। बार इसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ आ जाए, यहाँ जो तमाशा लगा हुआ है अल्लाह ताला के फजल करम से हर दिन जो है इवेंटफुल दिन है, उसमें कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का आज ही लगा हुआ था वो केस जो कल शुरू किया है। अब उसमें फिर 2-3 बातें मैं करता जाऊँ कि मेरा अपना ख्याल ये है कि काजी फायज़ साहब ने कल जो फैसला किया है, मैं तो हकीकत है कि जितना उसके बारे में सोचा मैं अशश कर उठाऊँ। बार उस केस के बारे में क्या फ़ैसला होता है, तकलीफ़देह सूरत हाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कौमी असम्बली का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो जब उसको पास किया, अभी वो प्रोसेस में था,
तो इन्होंने उसे उन हुक्म इम्तनाई दे दिया, जो काजी साहब ने कल इस पर भी जिक्र किया था कि आपने कभी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई एक्ट अभी बना नहीं है उसके ऊपर आप स्टे दे दें। उन्होंने कहा आप ये तो कर सकते हैं कि जी उसकी एवेल्यूशन करके सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी ये एक्ट जो है ये एक आइन के अगेंस्ट है या ये अदलिया की आज़ादी के अगेंस्ट है, हम इसको नहीं मानते हैं या इसको सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट करते हैं। लेकिन ये है कि उसके ऊपर स्टे, और स्टे के बाद देखो तारीखें देखें कि कितने मुकदमे हैं, चाहे वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाना था या कोई और जो 14 दिन के इलेक्शन कराना था, 2-2 दिन के अंदर फैसले हो रहे थे। इसकी तारीखें पे तारीखें, और ये अगली तारीख जुलाई के अंदर है। अच्छा, उसमें भी नीयत यही होगी कि जी काजी फैज़ी साहब करीब आएंगे ना तो ये बिल नाफिज कर देंगे। तो मेरा ख्याल है काजी फैज़ी साहब का ये मसला नहीं है। आप लोगों के तो कोई मसला है कि आजकल के जो लोग हैं इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को कई दफ़ा कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टेज बनाया हुआ है। इन्होंने अपनी इंतज़ामी ताकतों को, एक बंदा जो है एक इंतज़ामी ताकत के साथ 17 जजेस की सुप्रीम कोर्ट जिसमें सारे बराबर हैं उनको इन्होंने बेअसर किया हुआ है। और काजी फैज़ी साहब को उन्होंने खुडे नहीं लगाया हुआ था। फिर काजी फैज़ी साहब 3 महीने से बैठ ही नहीं रहे थे किसी बेंच के ऊपर, इसीलिए उसमें कि ये सारे गैर कानूनी बेंचेस बन रहे हैं उस बिल की मौजूदगी में। तो बहरहाल अब उसके ऊपर उन्होंने जो पटिशन चलाई है, इसमें एक ही पटिशन है काम की, वह है जवाद ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है। मेरा ख्याल उनका बेटा है, वह मेरे लगा तो ये है ख्वाजा अहमद हसन साहब। मुझे लगता है मैंने आज मुलाकात होनी थी, एक जगह जानना था, मुझे पता चला था कि वो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं जा नहीं सका। तो अगर उनसे मैं पूछता ख्वाजा साहब से कि ये आपका बेटा है, वगैरह उससे आर्गूमेंट भी अच्छे दिए हैं। उनके केस की मुझे सेंस नज़र आती है, क्योंकि आप ये देखें ना कि जो 52 एक्ट है वो एक कानून की हैसियत रखता है। और यही बात कल किसी जज ने की, शहजादा आफरीदी साहब ने कही थी कि ये इसके तहत तो आज तक जब लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये शहरी आज़ादी का मामला, उसने कहा शहरी आज़ादी उस वक्त कब कहाँ गई थी जब हज़ारों लोग आज तक इसके ऊपर ट्रायल भी हो चुके हैं और सजाएं भी मिल चुकी हैं। फिर जरा इमरान खान साहब का क्लिप सुन लें। दहशत गर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। दहशत गर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। अब मौसूल से फरमा रहे हैं कि ये ट्रायल टेररिस्ट कोर्ट में नहीं, मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए। और मैंने कहा इमरान खान हर वो चीज़ वो बूमरैंग बन के आएगी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो कुछ आपने किया है उसका भरना पड़ेगा। देखिए ये बातें आपकी अपनी आपको खानी पड़ रही हैं, अब भुगतें। आप ही ने मुतालबा किया था कि आर्मी कोर्ट हो, क्योंकि उस वक्त आप जो आर्मी कोर्ट के अंदर आ रहे थे वो आपके दुश्मन थे, जो है आप उनको नेज़ी कैनी पर रखना चाहते थे। तो बहरहाल जवाद ख्वाजा साहब हैं, आर्मी एक्ट का जो 2D है, बल्कि E, उसके तहत बेसिकली उन्होंने उसको चैलेंज किया कि उसको आप स्ट्राइक डाउन कर दें, क्योंकि जब तक वो मौजूद है तो उसके तहत तो ट्रायल हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग तो किसी का देख सकती है, वो तो तब भी देखेगी कि जब मिलिट्री कोर्ट ने अगर सजा दे दी तो उनको एक अपील हाई कोर्ट में मिलती है, फिर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में मिलती है। 2 अपील का हक है, लेकिन वो ट्रायल हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल केस है, उसका सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी उसे बनता नहीं है, वो बंदा वहाँ मौजूद नहीं था, तनसीबात पे हमला नहीं किया, लेकिन वहाँ तो लिखो है कि तनसीबात के ऊपर हमला करता है, मिलिट्री फ़ौज के ऊपर किसी की तरह अटैक करता है, तो उसको आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर एक्ट मौजूद है तो फिर तो उसको अमल दरामद होगा, और अगर एक्ट स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर जाहिर है कि खुद ब खुद ये सारे केसेस जो है सिविलियन कोर्ट्स में जाएंगे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, मेरा पहले अपना डिस्क्लेमर ले लें कि मैं खुद ये समझता हूँ कि ये जो है मैं खुद ये समझता हूँ कि ये ट्रायल जो है ये दहशतगर्दी की अदालत होनी चाहिए। हमारे बड़े सख्त लॉज हैं दहशतगर्दी के, ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने जो हरकत की है, जो उन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी जो हमारे सिक्योरिटी इदारों को अंडरमाइन किया है, उसके अंदर गुंजाइश नहीं निकलती। इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। आप लोगों ने यू हैव आस्क्ड फॉर इट, आप लोगों ने ऐसी ख्वाहिश की कि जाके दीवाना वार लपक पड़े, या उनके कोर कमांड हाउस में घुस गए, या आपने जहाज़ जला दिए, या आपने मुजस्मे गिरा दिए, शहीदों की बेहरमती की। इसके बाद ये चाय सब उनके पास है। तो मैं तो ये समझता था कि इनको इसके बावजूद सिविलियन कोर्ट्स में ही ट्रायल करना चाहिए,
आर्मी कोर्ट्स में इसकी गुंजाइश नहीं बनती। वैसे मैं इसकी एक और वजह भी है, वो ये कि ये स्कैंडलाइज हो जाएगा। मसलन अगर आपने चलाया तो इसके लिए इसमें आप मेरी बात लिख लें कि सिविल सोसाइटी उनके ऊपर अपने आप को खाम खा उनके आयद हो जाता है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, और चाहे वो चाहेंगे भी सही अंदर से कि इमरान खान साहब को ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, लेकिन उनके जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, सिविल सोसाइटी वाले हैं, वो एक दिखावे के लिए भी बाहर निकलेंगे। अच्छा, वकील निकल आएंगे सारे के सारे, मीडिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, लिख के ले लेंगे मीडिया सारे का सारा मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज करेगा। अच्छा, जब ये निकलेंगे तो ज़ाहिर है इनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। मुझे डर ये है कि इस कंट्रोवर्सी में इमरान खान साहब के जराइम जो है उसे चशमपोशी ना हो जाए, उसे सर्फ नज़र ना हो जाए, वो पसे पर्दा ना चले जाए, वो पीछे बैकग्राउंड में ना चले जाए, एक नई बहस शुरू हो जाए कि कोर्ट्स होने चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये जहन में रखें, इसके अंदर थोड़ा तदब्बर चाहिए, थोड़ी दानिशमंदी चाहिए कि अगर आप कहीं चलाएंगे तो ये स्कैंडल बन गया तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जलसे जुलूस हो रहे हैं, फिर वकील निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मीडिया जो है वो अपने अड्डे लगा के बैठा है, वो आपको सपोर्ट शुरू में थोड़ा बहुत करेगा भी सही, मीडिया डिवाइडेड होके बाद में लामहाल उनको करना पड़ेगा। उनकी तंजीमें जो हैं, PFU है, साफ़ी दूसरी तंजीमें हैं, वो करारदादें पास करेगी, तो ये सारी चीज़ें पस पता चली जाएंगी। तो मैं इसलिए हमेशा समझता हूँ कि इस वजह से भी ट्रायल जो है दहशतगर्दी की अदालत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे कहीं पे कोई सास चला रही है सुप्रीम कोर्ट को, तो लाहौर हाई कोर्ट को दामाद चला रहा है, कहीं पे कोई बेटा चला रहा है, कहीं पे कोई क्या चला रहा है, और कहीं पे किसी का बेटा जो है वो मामले कर रहा है, टिकट बांधता फिर रहा है, जो है बेचता फिर रहा है तहरीक इंसाफ के। ये वो सारे मामलात हैं जिसके अंदर इत्मीनान उठ गया है। अब कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि इत्मीनान इन अदालतों का बहाल हो, और उसके लिए मेरा ख्याल है फिर काजी फायद साहब का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो एक मैं और बता दूं कि काजी इमरान खान साहब, अगर आपको रिलीफ कभी मिली ना ज़िंदगी में, तो आपको काजी फायद साहब से ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी मेरिट पे। आपको रिलीफ यहाँ से नहीं मिलेगी। ये भुट्टो साहब को रिलीफ जो थी अयूब खान के वक्त में, मौलवी मुश्ताक साहब जिन्होंने बाद में उनको फांसी दी थी, उन्होंने ही दी थी, उन्होंने उनको बेल पे रहा कर दिया था अयूब खान साहब के वक्त में जब वो हाई कोर्ट के जज थे। तो ये रिलीफ ऐसे ही जज, तकड़े जज दिया करते हैं, लेकिन तकड़े जजों को जो है ना फिर इंसाफ को सहना पड़ता है। ये ना कि जो आपको इंसाफ अगर कहीं से फायदा के साहब का आपके बारे में ना गए आए तो आप उसको फिर आड़े हाथों लें और आप एक हर चीज़ वही मांगें जो आपके मुताबिक हो। बाकी ये कि मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल है, जिस तरीके से इमरान खान साहब ले आए हैं, इसके अंदर से निकलना उनका मुमकिन नहीं है। उनको वो निकलते हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अंडरमाइन होती है। अब 100 तहरीक इंसाफ वाले रोना रोएं तो तकलीफ़ में रहें, दुखड़ा रोएं और हर जगह कहें जी कि बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन ये देखें कि पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद एहतसाबी करें कि इन्होंने क्या क्या जुल्म किया। बहरहाल इसका बावजूद जितना उन्होंने जुल्म किया और जितने लोगों पे किया, आज राना सलाल साहब की तकरीर हो तो मैं उसमें कोई गलत बात कौन सी की है? राना सलाल साहब की तकरीर के अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन अमलन ये है कि मैं तो इसके बावजूद जितना मुझे इमरान खान साहब के मामलात पे गुस्सा है या उनकी गलत बयानियों पे मुझे तकलीफ़ होती है या सारा कुछ, मेरा ख्याल पाकिस्तान में शायद किसी और को इतनी नहीं होती होगी। इस बावजूद मेरा ख्याल ये है कि अगर हम एक जो सिविलियन कोर्ट्स है, जो हमारे जो आइनी अदालती निज़ाम है, ये भी आइनी है क्योंकि आपका एक्ट जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, आर्मी एक्ट जो है असम्बली ने पास किया हुआ है, इसलिए ये भी आइनी है। लेकिन इससे थोड़ा सा अबाव होके दहशतगर्दी की अदालत में इनके मुकदमात चलें और इनको वहाँ से जो है कड़ी सज़ाएँ मिलें। आखिर पहले भी तो लोगों को सज़ाएँ सिविलियन अदालतों से दिलाई जा रही है, लेकिन इसके लिए फिर बात यह है कि अदालतों को भी कुछ अपनी अदाओं पे गौर करना होगा। उनको इस तरीके नहीं चला जा सकता कि कोई किसी अदालत को दामाद चला रहा हो और किसी को सास चला रही हो और फिर आप कहें कि नहीं हमने इंसाफ फिर भी देना है, तो ये इंसाफ आपका कोई नहीं लेगा। फिर ये ना हो कि इंसाफ देने वाले जो है ज़बरदस्ती इंसाफ नाफिज करें, जो कि फिर उसका अजाला भी नामुमकिन होगा और उस इंसाफ के बाद कुछ बचेगा भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।